हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कैपेसिटर के और कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r containing चार्ज q। ये देखिए, हमारे पास एक मेटल स्फीयर है, ये स्फीयर है और मेटल स्फीयर है। मेटल कंडक्टर है, तो जो भी चार्ज देंगे वो इसके सरफेस पे होंगे, अंदर में नहीं रहेंगे। और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी स्टोर्ड है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? एवरीवेयर, इसकी वजह से। और उसमें जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ एनर्जी स्टोर्ड होता है, वो एनर्जी मुझे बताना है। तो इसके दो तरीके हैं बनाने के। पहला तरीका तो ये है, यहाँ पहले तरीके बताते हैं पहले, उसके बाद दूसरा दिखाएंगे। जो दूसरा वाला ज़्यादा ईजी है। पहला ये है कि यूजुअल मेथड है कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं पी पर। यहाँ से r डिस्टेंस पर हम गए, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हम निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ये स्फीयर की वजह से, एक तरह से हॉलो स्फीयर कहिए या जो भी मेटल है, ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है जब तक इसके बाहर रहे। 1/4πε0 चार्ज इसमें q है, ये डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस है, r²। सिंपल, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यदि हम कंसीडर करें एक सेल का, और सेल तो बड़ा होना चाहिए ना, ठीक से बन नहीं रहा। एक सेल जो है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर एक फुटबॉल समझ लीजिए इस रेडियस का जो है, तो वहाँ पर उसमें जो है सो एनर्जी स्टोर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में पता है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो छोटा सा एनर्जी मतलब जो केवल सेल में स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड इन सेल। ये सेल में, सेल मतलब कि फुटबॉल में जो मटेरियल है उसमें वो कितना होगा? वो होगा 12ε0 E²। यहाँ पर जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर, E0²। तो इसका वैल्यू लिखिए 1/4πε0 q/r², उसका स्क्वायर। तो ये एनर्जी स्टोर हुआ उसमें। ये तो डेंसिटी है, ये तो एनर्जी डेंसिटी है ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से, डी भी। ये जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम दिख रहा है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो लिखे 12ε0 E², ये एनर्जी डेंसिटी है, उसको यदि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी मिलेगा। तो ये डी भी कितना हो जाएगा? ये सेल का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है? सरफेस एरिया 4πr² टाइम्स dr। ये dr विड्थ का है, यहाँ तक r है, तो यहाँ तक जो है dr इसका, ये जो लेदर है फुटबॉल का, वो लेदर है का विड्थ है। तो इतना आ गया इसका वॉल्यूम, तो टोटल आ गया हमें एनर्जी मिल गया। बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है, केवल r छोड़ के। तो जो कांस्टेंट है उसको इधर ले जाते हैं, q² बाय ये 4 है तो क्या हो गया? 16 हो गया, और ये 232 π²। एक तो एप्सिलॉन कट गया, ε0, और इधर जो है सो 4π यहाँ पर है, और r² यहाँ पर है, r²/4 है, तो ये हो गया 1/r² dr। और कुछ है क्या? ये 2 4 × 16, 2 32, 4 इधर है, ठीक है। और इधर ε² में से एक एप्सिलॉन कट गया, q² हो गया, सब ठीक लग रहा है। चलिए 32 8π, इतना आया। q²/8πε0, और इधर r⁻⁻2 dr। टोटल का यदि निकालना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये सारे कांस्टेंट है। r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। पूरा ये जो स्फीयर है उसकी वजह से फील्ड हर जगह है, तो हर एक जगह में कितना एनर्जी स्टोर्ड है वो बताना है। इसका यहाँ पर आएगा -1/r इंटीग्रेशन, और 0 to इन्फिनिटी जा रहा है। माइनस साइन को जो है तो रिवर्स कर देगा, यहीं कर देते हैं। माइनस है तो लिमिट जो है सो रिवर्स हो जाएगा। जीरो नहीं रखेंगे क्योंकि जीरो रखने से यहाँ दिक्कत है। हम जीरो ना रख के लिमिट्स का जो है कैपिटल R से रखना शुरू करते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है इसके अंदर में ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रेडियस आर जो है वहाँ से। तो वैल्यू रखते हैं क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो गया, तो हमें एनर्जी पता चल गया क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये है हमारा एनर्जी। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 0.5 टाइम्स क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो पॉइंट चार्ज को ये जो रेडियस है उसके बराबर डिस्टेंस पर ला कर रखिए, तो जितना उसमें एनर्जी होता है उसका आधा। उसका आधा यहाँ पर आता है। इतना ही एनर्जी तब भी आया था इलेक्ट्रिक फील्ड में। हम बताए थे कि एक स्फीयर को, ये जो है सेल को या जो भी मेटल स्फीयर है, इसमें जो है चार्ज को हमें इसको असेंबल करने में जो जितना एनर्जी खर्चा हो रहा है वो ये था 50%, और 60% था यदि ये नॉन कंडक्टिंग होता। तो नॉन कंडक्टिंग होता तो 60% था, ये 50% है, इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था। तो यहाँ भी बिल्कुल वही सेम आया, लेकिन हम कैपेसिटर बता रहे हैं, और हम कैपेसिटर बताते बताते क्या करने लगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चले गए। तो हम यहाँ पर कैपेसिटर को यूज करके बताएंगे सेम मेथड, सेम क्वेश्चन को। देखिए ये जो है हमारे पास मेटल यहाँ पर है, ये जो है सो एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा। और कैसा कैपेसिटर? ये कैपेसिटर जो है सो स्फेरिकल कैपेसिटर है, और स्फेरिकल कैपेसिटर हो, कोई भी कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है, और दूसरा प्लेट जो है सो इन्फिनिटी पर है। इसका मतलब आइसोलेटेड स्फीयर आ गया। तो आइसोलेटेड स्फीयर जो है वो भी एक कैपेसिटर है, और कैपेसिटर में चूंकि दो प्लेट होते हैं तो दूसरा प्लेट यहाँ इन्फिनिटी पर है। ठीक है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है पहले निकाल के दिखाए हैं कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है कैपेसिटेंस इसका। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है सी स्फेरिकल, वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। यहाँ पर देखिए R2 इन्फिनिटी है और R1 R है, R1 R2 को नीचे ले जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, 1 बाय R1 तो R है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R है, और ये इन्फिनिटी है तो जीरो हो गया, तो घूम फिर के फिर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R जो हमने लिखा। तो एक स्फीयर जो है उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द रेडियस। इस पर चार्ज कितना है, Q है, तो एनर्जी कितना इसमें स्टोर होगा, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, Q स्क्वायर बाय 2C, ये है एनर्जी स्टोर Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C, C की जगह पे ये वैल्यू रखिए, यही एनर्जी स्टोर। तो एक जो मेटालिक स्फीयर है उसमें चार्ज Q है, तो पूरे एवरीवेयर, क्योंकि दूसरा प्लेट कहाँ इन्फिनिटी पर है, एवरीवेयर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका वैल्यू होता है Q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही चीज़ यहाँ पर हम निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड के मेथड से, इंटीग्रेशन करके एक्जैक्टली सेम आया, लेकिन कैपेसिटर यूज करके किए तो तुरंत बन गया। ओके, एक क्वेश्चन है कि सो दैट हाफ ऑफ द एनर्जी सप्लाइड टू चार्ज ए अनचार्ज कैपेसिटर, शुरू में चार्ज नहीं है कैपेसिटर, उसको चार्ज करते हैं तो आधा का आधा एनर्जी जो है सो लॉस हो जाता है हीट में। ये रहा हमारा कैपेसिटर और ये रहा हमारा बैटरी। यहाँ पर हमने कहीं भी
रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, लेकिन इम्प्लिसिटली रेजिस्टेंस है। खुद इस कैपेसिटर में रेजिस्टेंस है, बैटरी में रेजिस्टेंस है और तार में भी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है लेकिन हमने नहीं दिखाया। ठीक है, नहीं दिखाया तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। V नॉट बैटरी हमारा है, V का बैटरी है, इस पर जो चार्ज है इसका कैपेसिटेंस C है, इसको मैंने फुली चार्ज कर दिया। फुली चार्ज कर दिया तो कितना इस पर जाके कैपेसिटी चार्ज आएगा, Q कितना आएगा, Q आएगा CV। इतना चार्ज फ्लो किया यहाँ से। इस पर एनर्जी कितना स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड है हाफ CV²। ठीक है, और बैटरी ने कितना काम किया, यह है एनर्जी स्टोर, और बैटरी ने जो काम किया है वो कितना किया है, बैटरी ने कितना काम किया, कितना चार्ज उसने फ्लो किया इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस में। ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है, लोअर टू हायर में जा रहा है चार्ज, प्लस चार्ज, तो इसको एक रेसिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पर। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल में बैटरी को लेकर जाना पड़ रहा है। कितना चार्ज लेके गया, टोटल सब मिला के ये Q लेके गया, और ये फिक्स है, ये V जो है सो फिक्स है। इतना वर्क डन किया उसने। ये कितना है, Q की जगह पर हम CV लिख सकते हैं, CV टाइम्स V, CV²। बैटरी ने काम किया CV², इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स हाफ CV²। यहां पर देखिए 2 टाइम्स हाफ CV² इसने काम किया बैटरी ने। अब उस काम का हुआ क्या, केवल हाफ CV² एनर्जी स्टोर होने में लगा। इसके अगेंस्ट में यहाँ पर भी ये जो है सो चार्ज नहीं होने देता था, उसके अगेंस्ट में चार्ज लगाया तो उसमें जाके चार्ज जाके जमा किया यहाँ पर, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गया, ये हाफ CV²। तो हाफ CV² जो है तो वहाँ पर स्टोर हो गया, लेकिन यहाँ पर उसने कितना काम किया, उसका डबल काम किया है। आधा गया कहाँ, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीट, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीट। ये देखिए CV² यहाँ है, हाफ CV² जमा बच गया, बाकी सब के सब गायब हो गया। टोटल उसने कितना काम किया था, ये था टोटल उसका एनर्जी। तो कितना आया, ये आया हाफ। तो हाफ जो है सो लॉस हो गया, फ्रैक्शनल लॉस। हाफ जो है सो 50% लॉस कर दिया उसने इन हीट। तो जब भी बैटरी यहाँ पर रहता है उसके साथ कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस रहता है, वही रेजिस्टेंस में ये हीट डेवलप हुआ है। तो आधा काम उसको करता है बैटरी को चार्ज करने में, और आधा काम करता है उसको हीट जनरेट करने में। मैंने पिछले टाइम में इसको आपको बताया था कभी कि इसका एनर्जी जो स्टोर होता है वो हाफ CV² होता है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी बना सकते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम में इसमें चार्ज Q है, और तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, Q/C, ये वोल्टेज है। तो वर्क डन जो इसको चार्ज करने में लग रहा है, वर्क डन इन चार्जिंग अगेंस्ट चार्जिंग, ये चार्ज होना नहीं चाहता, जबरदस्ती चार्ज कर रहा है, वो कितना है, Q टाइम्स V, और V की जगह पे Q/C लिख दें तो Q²/C हो। कोई पर्टिकुलर टाइम में इतना लग रहा है। ये Q नहीं लिखेंगे, ये V तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन Q यहाँ नहीं लिखेंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम में DQ चार्ज दे रहे हैं, DQ चार्ज दे रहे हैं, बहुत भी उसके अक्रॉस, जैसे चार्ज यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम है T=0, इस पर जो चार्ज है वो Q है, हमने उस पर ऐड कर दिया DQ। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन हमें जो करना पड़ा ये DQ टाइम्स जो पोटेंशियल लग रहा है उसके अगेंस्ट में, ये तो यहाँ पर Q DQ टाइम्स, ये गलत हो गया, थोड़ा संभाल के लिखते हैं, V की जगह पे Q/C और DQ, और टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, टोटल इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/C, ये Q है, Q²/2, ये टोटल इसमें जो है सो एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने किया, और एक्सटर्नल एजेंट यहाँ कौन है, बैटरी है, इतना उसमें जमा रह गया।
Q को CV लिखिए तो ये हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा। तो वही यहाँ पर है। ये जो वर्क डन बैटरी कर रहा है, कुछ तो यहाँ पर देखा आपने कि एक हाफ CV स्क्वायर इसमें लग रहा है, इसको ज़बरदस्ती चार्ज कर रहा है, और जो ज़बरदस्ती चार्ज किया वो इसमें बैटरी के रूप में, एनर्जी के रूप में जमा हो गया। और बाकी इसमें रेजिस्टेंस है, खुद इसमें रेजिस्टेंस है, तार में रेजिस्टेंस है, बैटरी में खुद रेजिस्टेंस है, उसमें उसके अगेंस्ट हाफ बैटरी चला गया, हाफ जो है सो हीट में चला गया। तो ये क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि अब यहाँ पर देखिए डाइलेक्ट्रिक्स है, एक प्लेट है जिसका सरफेस एरिया A है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो B है मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में यह है कि यहां पर जो ये एग्जैक्टली सेम जो है एक कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस C है। अब इसमें डायरेक्ट्रिक तीन ठो इंट्रोड्यूस किया, इक्वल है एकदम सिमेट्रिकली इक्वल, तीन ठो जो है सो डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, A/3 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 ऐसे करके। अब बताना ये है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ C। यदि कुछ भी नहीं रहता, डायलेक्ट्रिक नहीं रहता, तो C था इसका कैपेसिटेंस। अब डायलेक्ट्रिक डाल दिए तीन ठो और तीनों इक्वल लेंथ का है, तो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर तीन ठो कैपेसिटर हमारे पास है, एक कैपेसिटर ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ, और एक इंड यहाँ पर A B और ये इंड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये तीनों कनेक्टेड है ना, ये मेटल है तो ये तीनों कनेक्टेड है। तो तीन कैपेसिटर जो है सो पैरेलल में है, एक इंड एक पॉइंट पर, दूसरा इंड दूसरा पॉइंट पर, तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है। एक कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस होगा, ये होगा एप्सिलॉन 0, ये कितना हो गया A/3, D तो सेम है, और इसका रेजिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक्स एप्सिलॉन के साथ रहेगा, K टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही C2 का होगा, C3 का होगा, तीनों का पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, C1 + C2 + C3, जो कॉमन है उसको बाहर करते हैं, एप्सिलॉन 0 A/3 D ये कॉमन है, इसमें K बच गया सो K1 है पहले में, दूसरा में K2 है, तीसरा में K3 है, और ये C कितना होता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन 0 A/D, एप्सिलॉन 0 A/D ये C हो गया, C/3 टाइम्स K1 + K2 + K3, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। यदि उसमें डाइलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और ज्योमेट्री और डाइलेक्ट्रिक जो है डिफरेंट रखेगा और आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया है इसने कि एक दो प्लेट ले लिए, ये स्क्वायर प्लेट है और इसका साइज जो है सो A है, डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट के बीच में D दिया हुआ है, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया है। डाइलेक्ट्रिक मीडिया का ये जो है सो कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन है x का। यहाँ से मान लीजिए हम शुरू करते हैं, ये x = 0 है, यहाँ पर आ जाइए, तो इस जगह पर छोटा डिस्टेंस के लिए जो है ये K का वैल्यू है, K है इसका, ये x हुआ और ये जो है सो dx है, राइट। तो यहाँ पर K का वैल्यू इतना है। वैसे ये x = 0 पर यहाँ कितना हो गया K0, यहाँ कितना हो गया K0 + अल्फा टाइम्स x की जगह पे A, इतना हो गया। तो हमें अब इसका निकालना है क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो एक काम तो हम कर सकते हैं कि कैलकुलस यूज करेंगे, ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पैरेलल में है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स पैरेलल में है। तो पैरेलल में यदि C इक्विवेलेंट क्या होता है, सिंपली सम कर देते हैं, और सम ही तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये यदि इंटीग्रेशन हो जाएगा, यदि ये बहुत नज़दीक में है तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये लीनियर है। देखिए K का वैल्यू जो है सो लीनियर है, जिसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं जो फंक्शन, वो लीनियर है, और यदि लीनियर है तो हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, हम एवरेज लेके काम चला सकते हैं। तो एवरेज लेके काम चला लेंगे, एक यहाँ वाला जो है
कैपेसिटर लेंगे, एक यहाँ वाला कैपेसिटर लेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज जो है सो, जैसे यहाँ के जो है सो वैरी कर रहा है ना, के एवरेज हम यूज कर लेंगे कैपेसिटर के लिए। के एवरेज कितना हो गया, शुरू में K0 और बाद में K0 प्लस अल्फा ए होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया K0 प्लस अल्फा बाई 2a। ये K का वैल्यू जो है वो एवरेज वैल्यू है। अब हम सोच सकते हैं हर जगह इतना इस तरह से लीनियर जो चेंज हो रहा है K का वैल्यू, उसको छोड़ के एक ही K हम रख लेते हैं, वो एवरेज वैल्यू है, वही हर जगह है, अब चेंज नहीं कर रहा है। तो अब हम कैपेसिटेंस निकालें तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक ठो हम जो कैपेसिटर लिए हैं उसका रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कितना है, एक ठो का एप्सिलॉन 0 A बाय D के इतना होता है। अब D कितना है, D तो ठीक है D है, एरिया कितना है, जो हम एक कैपेसिटर हम जो यूज कर रहे हैं उसका एरिया कितना है, ये वाला एरिया है। एरिया हुआ कि ये मान लीजिए डेल्टा एक्स है, राइट, ये वाला मान लीजिए डी एक्स, ठीक है डी एक्स है, और एक साइड में दूसरा ए स्क्वायर प्लेट है, तो एक साइड में ये इस तरह से है, इस तरह से एक तरफ तो ए साइज है, दूसरा तरफ डी एक्स है, ठीक है। तो यहां पर एरिया इसका ए ना होकर क्या होगा, स्मॉल ए टाइम्स डी एक्स, स्मॉल ए टाइम्स डी एक्स, ठीक है। ये एक कैपेसिटर का है। अब हमने क्या करना था, हमें जो है सो सबका निकालना है, इतना ही कैपेसिटर करके बार बार है, कितना है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, एक कैपेसिटर जो है उसका ये विड्थ है dx, तो ये टोटल विड्थ में कितना कैपेसिटर आएगा, वो आएगा a बाई डी एक्स, ए को डिवाइड कर दिया dx से उतना कैपेसिटर आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कैपेसिटर है और सब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एग्जैक्टली सेम है। ये मैंने ले लिया, एवरेज ले लिया, एवरेज वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो इतना कैपेसिटर है और टोटल जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, सबको ऐड करना है, सब बराबर बराबर करके है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम्स ये नंबर ऑफ कैपेसिटर से। C1 का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन 0 A dx के एवरेज बाय डी टाइम्स, यहां पर देख लीजिए a बाय डी एक्स, ये डी एक्स खत्म, एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर बाय डी के एवरेज लेना है, एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर बाय डी के एवरेज यहाँ पर निकाले हुए हैं, के नॉट प्लस अल्फा बाय 2a, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए यहाँ पर जो है सो बिना इसके क्या डाइलेक्ट्रिक के आपका होता कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाय डी, ये एरिया है। और यदि यहाँ पर हमारे पास जो कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक है वो लीनियरली चेंज कर रहा है, तो उसके जगह पर हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू का रख देंगे, एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक रखेंगे जिसका वैल्यू हर जगह सेम है, और वो हर जगह सेम कितना, एवरेज, वही देखिए एवरेज यहाँ रखना। यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू रहता है तो जस्ट इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक डाइलेक्ट्रिक जिसका वैल्यू कांस्टेंट है वो रहता तो हम यहाँ उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ एवरेज लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कोई कैलकुलस करने की जरूरत नहीं। और यदि आप कैलकुलस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो जो मैंने दिखाई दिया कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, डीसी बोलेंगे, छोटा सा जो है ये जो एलिमेंट दिख रहा है उसका कैपेसिटेंस को हम डीसी कह रहे हैं, वो आया एप्सिलॉन 0 A dx बाय ए डी है, और के कितना है, के जो है सो K0 प्लस अल्फा एक्स, ये वैल्यू C निकालना है तो इंटीग्रेट कर देते हैं, एप्सिलॉन 0 A बाय डी, ये कितना आया K0 प्लस अल्फा एक्स डी एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर a तक, देख लीजिए यहाँ पर एक्स जो है सो 0 से लेकर a तक जाएगा, ये स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड a है, जो कांस्टेंट है उसे बाहर करते हैं, K0 का एक्स यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x हुआ, अल्फा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हुआ, लिमिट रखते हैं x स्क्वायर टू 0 टू d नहीं a,
एप्सिलॉन 0 ए बाई टी, पहले ए रखते हैं वैल्यू K0 ए प्लस अल्फा ए स्क्वायर बाई 2, उसके बाद 0 रखते हैं, 0 रखने पे ए भी 0 ए भी 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों से ए कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बच गया K0, यहाँ बच गया अल्फा ए बाई 2, ये हो गया कैपेसिटेंस टोटल का, इंटीग्रेशन करके किए। तो इंटीग्रेशन करके भी कर सकते हैं और बिना इंटीग्रेशन के भी कर सकते हैं, लेकिन बिना इंटीग्रेशन का तभी कर सकते हैं जब ये वेरिएशन जो है सो लीनियर हो, नहीं तो नहीं कर सकते। उसके लिए फिर फार्मूला बनाना पड़ेगा, यदि क्वाड्रेटिक रहेगा अलग अलग फंक्शन के लिए तो उतना कौन झमेला करते, उससे बढ़िया तो इंटीग्रेशन कर ले। लेकिन इसके लिए काफ़ी आसान है, इसका जस्ट एवरेज वैल्यू ले लेना है। लेकिन ये भी हमेशा देखना है कि इंटीग्रेशन में ऊपर में आता है या नहीं आता है। यहाँ पर देखिए ऊपर में आ रहा था इसीलिए हम कर पा रहे थे, नीचे में आ जाएगा तो नहीं कर सकते, तब उसका इंटीग्रेशन लॉग में आएगा तब नहीं कर सकते। ये जो वेरी कर रहा है यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी, उसको हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, और यदि वो लीनियर है तो हम उसके एवरेज से काम चला सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, और ये जो डिस्टेंस है पहला का वो d1 है और इसका जो डिस्टेंस है वो है d2। दोनों का डिस्टेंस d1 d2 है, लेकिन दोनों का स्क्वायर प्लेट है और दोनों ही साइज L है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है सो जस्ट m मान लीजिए, या m ही लिखना है तो m ही लिखिए। अब वो भी मिनिमम मुझे बताना है। तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता करना है, राइट। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम इधर पहले बना लेते हैं, इसका हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो बैटरी लगा दिया इसका V0 है दिया हुआ है, ये C1 है, ये C2 है। यहाँ पर कितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हमें पोटेंशियल पता करना पड़ेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है टाइम्स डिवाइडेड बाय d1, ये जो डिस्टेंस है, और ये कांस्टेंट होता है। तो हमें पता करना होगा कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होता है। टोटल वोल्टेज V0 है दिया है, V दिया है, और वो V जो है उसको ड्रॉप होना है दोनों ही कैपेसिटर के अक्रॉस में टोटल। तो पहला कैपेसिटर जो है उसके अक्रॉस में कितना ड्रॉप होगा ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होता है V1 वो होता है C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 V, और V2 कितना होता है, V2 का निकालना है तो C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 V। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अब बाद में आपको बताएंगे कि करंट में जो होता है, पैरेलल में जो करंट होता है, रेजिस्टेंस है, इधर से कोई करंट आई आ रहा है, ये 1 है ये 2 है, तो इसमें कितना करंट जाएगा, इसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम, और यहाँ जो करंट है, यहाँ बिल्कुल वही कर रहे हैं। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल वोल्टेज है वो भी है, तो यहाँ पर कितना ड्रॉप करेगा, दिस ये वाला इसका कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय सम टाइम्स वोल्टेज। ये कैसे आता है, आप देखिए यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या होता है CV, राइट, और V कितना हो गया Q/C। चार्ज जो भी आना है वो तो फिक्स है, ये सीरीज में है, दोनों जगह चार्ज तो सेम रहेगा, तो एक Q फिक्स हो गया, V प्रोपोर्शनल हो गया 1/C के, जिसका C कम होगा उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, जिसका C ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज कम होगा। तो यहाँ से आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला को, कि एक बार देख लीजिए कि कितना है, यदि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है कितना हो गया, ये हो गया C1 C2 बाय C1 प्लस C2, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो जो चार्ज निकल के आ रहा है वो हो जाएगा दिस टाइम भी इतना चार्ज आ रहा है, वही चार्ज दोनों जगह है। अब पहला जो चार्ज है वही Q1 है वही Q2 है, तो वोल्टेज कितना होगा पहला में Q1 बाय C1, राइट, और ये Q1 तो दोनों जगह तो सेम है, C1 C2 बाय C1 प्लस C2 V बाय C1, C1 चला गया तो C2 बाय C1 प्लस C2 V, एग्जैक्टली सेम जो हम बता रहे थे यहाँ पर वही आया। तो यहाँ से आप बता सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो कि भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल C है, इसका मतलब है
कि जिसका C ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज कम होगा। और यहाँ से भी वही कर सकते हैं, सेम चीज़। तो यहाँ पर हम वही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, C1 C2। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा वो बताना होगा। तो पहले हम यही निकाल लेते हैं। C1 कितना है, एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर बाय D1। C2 कितना है, एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर बाय D2। वोल्टेज 1 कितना है, C2 बाय C1 प्लस C2 टाइम्स B। इसको डिवाइड कीजिए, C2 को C1 प्लस C2 से। C2 है एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर बाय D2। इसको सम कीजिए, एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर 1 बाय D1 प्लस 1 बाय D2 टाइम्स B। ये तो कट गया, तो ये हुआ 1 बाय D स्क्वायर, इधर नहीं D1 स्क्वायर। D1 स्क्वायर क्यों, D1 स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए। C2 जो है सो ऊपर में C2 है, C2 है मतलब D2 है। अच्छा, 2 को मैंने स्क्वायर लिख दिया, 1 बाय D2 टाइम्स ये कितना है, D1 D2 टाइम्स D1 प्लस D2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ से नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ है, ये नीचे में ये रहेगा इसका। नीचे में आया D1 प्लस D2 और ये D1 D2 इधर आया, ये D2 खत्म। तो D1 बाय D1 प्लस D2 टाइम्स भी बोलते गए। ये हमारा V1 है, वोल्टेज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो होगा V1 बाय D1। और V1 आया कितना, V1 आया D1 भी बाय D1 प्लस D2 1 बाय D1। तो इस तरह से मैं V बाय D1 प्लस D2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आया पहला पर, जहां पर फोर्स लगना है। और तो फोर्स कितना लगा है उस पर, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना फोर्स लगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, E बाय m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 1 कल बात करेंगे क्योंकि पहला कैपेसिटर में ये सब हो रहा है। वैल्यू रख देते हैं, E1 की जगह पर आ गया V बाय me D1 प्लस D2। ये एक्सेलरेशन में पता चल गया। वही पिक्चर को यहाँ पर बना देते हैं। ये बीच से जा रहा है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो D1 है, और ये स्क्वायर प्लेट है जिसका A बाय A साइज है, L बाय L लिए थे ना। L बाय L इसका साइज डायमेंशन है। तो यहां से ऐसे करके ये निकल रहा है और इधर से जस्ट क्रॉस कर गया। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, इसका दो कंपोनेंट है वेलोसिटी का। इधर भी जो दिए हैं वो तो अनचेंज रहेगा, जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है तो अनचेंज रहेगा। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम टू लीव कैपेसिटर T नॉट मान लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना है, ये बाय L बाय L है, L बाय स्पीड कितना है v। इतना टाइम लगा। इतना ही टाइम में ये y डायरेक्शन में कितना जाएगा, ये x डायरेक्शन में मान लेते हैं इसको x, ये y और x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये x डायरेक्शन में हमने कैलकुलेशन किया। अब यदि y डायरेक्शन में हम देखें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिधर एक्सेलरेशन है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ये a y है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो उधर हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फार्मूला लगा सकते हैं या नहीं, ये लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कि नहीं वो देख लीजिए, ये कांस्टेंट, v कांस्टेंट, m e कांस्टेंट, d1 प्लस d2 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। u क्या है इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में u कितना है, इसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आएगा, जीरो है। जो भी है सो x डायरेक्शन में है, उसका कोई भी कंपोनेंट उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आएगा। ओके
हाफ AT², ए का वैल्यू तो यहाँ निकाला हुआ है, EV बाय ME D1 प्लस D2, और टाइम तो यहाँ से निकाले थे अभी, टाइम जो है सो L² बाय V², ये हो गया। और ये डिस्टेंस कितना है, D1 का हाफ, राइट, मतलब मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, इससे यदि ज़्यादा रहेगा तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन V हम मिनिमम ले रहे हैं सो दैट ये जस्ट इसको क्रॉस कर रहा है। यहाँ से भी निकाल लीजिए, V² कितना आ गया, ये आ गया, ये दो कट गया, बच गया EV L², ये D1 है, ME D1 प्लस D2, और कुछ है V² इतना है, तो V कितना आ गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा उधर, तो इतना इसका वैल्यू हो गया। और ये बात याद रखिए कि ये मिनिमम वैल्यू है, यदि ये जो भी है वो मीन है, मिनिमम है, इससे यदि ज़्यादा रहेगा तो जल्दी निकल जाएगा ना, टाइम कम लगेगा। इधर देखिए, टाइम कम लगेगा इसको क्रॉस करने में, और तब ये उतना दूर जा भी नहीं सकेगा। तो ये मिनिमम वैल्यू है, यहाँ इसको मैं इस तरह से निकाल